महोदय, जो प्राइवेट मीडिया हाउसेस होते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ठीक है, हाँ, वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब हम बात करने जा रहे हैं मीडिया जब आ रही है, तो वो कैसे जो मेटा नैरेटिव जिसके बेसिस पर जो काम हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, उसको कम कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे जो शक्ति है उसको कम कर रहे हैं। अगर वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो उनको पैसा चाहिए। जी, पैसा चाहिए, तो अभिजात वर्ग के पास सबसे ज्यादा पैसा होता है तुम्हारे। ठीक है। अब आप ये बोल करना चाह रहे हैं कि वो अभिजाती वर्ग पैसा देगा और मीडिया को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगा, लेकिन आपके पास पैसा होता है। जी हाँ, होता है। अभिजात वर्ग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए मीडिया को क्यों नहीं पैसा देता? ठीक है, आपको समझना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि अगर आप ऐसे इम्पोज करना चाह रहे हैं कि भाई मीडिया मतलब मैनिपुलेटेड हो सकती है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मीडिया वहां पर एग्जिस्ट कर रही है द फर्स्ट प्लेस, वही अपने आप में सबसे पहले उस शक्ति को कम कर रहा है जो शक्ति प्रदान करने में ऊपर थे। और दूसरी बात, जब आप बात करें मीडिया के मैनिपुलेशन की, दोबारा से एक असम्पशन है जो कि पर्सनल डिग्निटी की फैलेसी है। अगर एक प्राइवेट मीडिया हाउस है जो अभिजात वर्ग के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, तो उसके वहां पे रहने से उसका शक्ति कैसे कम हो रहा है? अरे पहली बात तो जो प्राइवेट मीडिया हाउसेस की आप बात करके जा रहे हो, उनके पास में पहली बात इतनी शक्ति अगर है कि वो मेटा नैरेटिव्स को शेप कर पाए, तो उसके बाद में उन्हें अभिजातीय वर्ग से पैसा लेने की क्या जरूरत है? और अगर आप अभिजातीय वर्ग की क्या जो बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस हैं वो सर्वहारा वर्ग के मीडिया हाउस है? जी, सर्वहारा वर्ग कौन सा सर्वहारा वर्ग? क्या जो बड़ी बड़ी आज तक एक कंपनी चला रहे हैं वो सर्वहारा वर्ग उनको पीरियड हो रहा है? उनका क्या काम उनके पास मिलियन डॉलर्स नहीं है? वही तो आप खुद बोल के जा रहे हो कि उनके पास मीडिया मिलियन डॉलर्स है। उनका काम क्या है? मीडिया का काम क्या है? जो सर्वहारा वर्ग या जो भी पूरे देश का हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है, उसकी पूरी मतलब छवि दिखा पाना। प्रॉफिट है कि नहीं? प्राथमिकता प्रॉफिट, देखिए आप क्वेश्चन को चेंज करें। मैं हाँ, उसे प्रॉफिट चाहिए, लेकिन उसकी प्राथमिकता प्रॉफिट कैसे होगी? प्राइवेट क्या मीडिया का इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है या बस शो को दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मीडिया हाउसेस जब बात करते हैं आप, कोई भी उनके टीआरपी व्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उनके लिए? अरे उनके लिए वो मीडिया, उनके लिए टीआरपी व्यूज सेकेंडरी होगा ना। उनके लिए पहला काम ये होगा कि वो जो न्यूज़ दे रहे हैं वो सही न्यूज़ दे पाए आगे, ताकि उनको देखा जाए। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है? हाँ, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऐसे नई खोज या फिर नए आविष्कार को समाज में लाना जिससे पहले के जो ढांचे हैं वो टूटे। मुझे ऐसे खोजें बताइए जो मतलब, ठीक है, मुझे बताइए ऐसी खोज बताइए जिससे एक सर्वहारा वर्ग सरकार मान लो और जो सारी डिसीजन कंट्रोल सर्वहारा वर्ग। ठीक है, आप जिस देश में है लोकतंत्र वहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, जब आप बात करें, अब मेरे को उत्तर देने दीजिए। जब आप बात करके जा रहे हैं, पुराने टाइम में जब लोकतंत्र नहीं आया था, तब जो मतलब एक तरीके से राजतंत्र काम करा था, ठीक है, सर्वहारा कोई ऑप्शन नहीं था। और दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी। जिस देश के लोकतंत्र की आप बात कर रहे हो उसमें पार्टी से एक पार्टी की और दूसरी पार्टी होती है, इसके अलावा क्या होता है? अच्छा, तो आखिरकार वही ग्रुप ऑफ एलाइट्स दोबारा ठीक है, जब हम डिसीजन मेकिंग में हर एक आदमी है वो पार्टी सरकार में होती है। हाँ, डिबेट की बाहर जो है वो ये है कि ये जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आया है, इससे शक्ति में कमी आई कि नहीं? तो आपको समझना पड़ेगा किस प्रकार की लोकतंत्र की शक्ति में कमी आ गई है, और क्या इलेक्शंस हो रहे हैं और जनता है वो डिसाइड कर रही है। सर्वहारा वर्ग ही एंड ऑफ द डे डिसाइड कर रहे हैं। जो पार्टी सरकार में है, क्या उसी के इंडिविजुअल पैसा लेते हैं? जो पार्टी सरकार में है, क्या उसी के इंडिविजुअल देश का पैसा है? लेकिन वो अकाउंटेबल होल्ड है। वो जब पहले जो राजा था उसको वो किसी के लिए अकाउंटेबल होल्ड नहीं था, ठीक है, वो कोई भी डिसीजन ले सकता था अपने डिस्क्रिप्शन अनुसार। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और उसको 5 साल बाद दोबारा भी इलेक्ट होना है, तो वो सोच समझ के पैसा छाड़ेगा। तो मेरा पक्ष मेरे पहले जी आवाज दोनों से 17वीं शताब्दी में पुरुषों के पास अधिक प्रभुता थी या स्त्रियों के पास अधिक प्रभुता थी समाज में? दोनों के पास थी। दोनों के पास प्रभुता थी। क्या स्त्रियां 17वीं शताब्दी में शिक्षा ले रही थी? जी ले रही थी। क्या स्त्रियां सत्ता में आ रही थी, पावर में आ रही थी? जो पावर स्ट्रक्चर बहुत मतलब एग्जाम्पल तौर पे हम देख सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में बहुत सारी महिलाएं। जी 18वीं शताब्दी में हुआ था महोदय। जी यानी कि 17वीं शताब्दी में प्रभुता या पावर ज्यादातर पुरुषों के पास थी। जी पुरुषों के पास थी। 18वीं 19वीं शताब्दी में जब फेमिनिज्म की पहली मूवमेंट आती है और उस मूवमेंट के बाद महिलाओं को अधिकार दिए जाते हैं, वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, बाद में 20वीं शताब्दी के आसपास, तब महिलाओं के पास वोटिंग का अधिकार आता है। देखिए महोदय, सुनिए यहाँ पे आप जिस उत्थान करने की बात कर रहे हैं ना, इस उत्थान करने के पीछे अपनी प्रभुत्व जमाना कैसे है वो बताता हूँ। सुनिएगा महोदय। हाँ, इसे उनको वोटिंग राइट्स इसलिए दिए गए ताकि जो
पुरुष प्रधान समाज है, सुनिएगा, जो पुरुष प्रधान समाज है उसके ऊपर टोटली रूप से विद्रोह ना हो जाए, उनकी सत्ता को पूर्ण रूप से उतारे खत्म नहीं कर जाए, तो उनकी सत्ता बरकरार रही है वहाँ पे। क्या वोटिंग एक्ट के बाद कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट आपकी बड़ी वेव्स ऑफ फेमिनिज्म नहीं है? ठीक है महोदय, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आया, सुनिए महोदय, सुनिएगा, जब वेव्स ऑफ फेमिनिज्म भी आया ना, लेकिन जो प्रभुता जो समाज में, सुनिए, समाज में जो प्रभुता बना के रखने की जो बात की गई वो पुरुषों ने अपने पास होल्ड कर अच्छा पुरुषों ने अपने पास होल्ड कर जी। क्या आप इमेजिन 17वीं शताब्दी या उससे पहले की शताब्दियों में कितनी महिला लीडर्स को आप जानते हैं? मैं रानी लक्ष्मीबाई को जानता हूँ और बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। जी जानता हूँ। जी ठीक है। आप मार्garet थैचर को जानते हैं? जी जानते हैं। इंदिरा गांधी को जानते हैं? जी। क्या इसी डेमोक्रेटिक, इसी इंडियन सेटअप में आज से कई सालों पहले आप इमेजिन कर सकते थे कि मुल्क की जो प्रेसिडेंट है या मुल्क की रानी है वो कोई स्त्री होगी, वो चलाएगी तमाम? हाँ जी, चल मानता जी, इमेजिन कर सकते थे हम। अच्छा, तो आपकी फॉल्स इमेजिनेशन नहीं, एकदम ओरिजिनल इमेजिनेशन है कि बना सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रभुता हमेशा से इक्वल रही है सब में? इक्वल नहीं, मैंने क्या कहा कि सुनिए, पुरुषों की जो प्रभुता है वो बरकरार है, कांस्टेंटली। सुनिए, हाँ, प्रभुता बरकरार है जी। हाँ, मुझे लग रहा है कि पुरुषों की प्रभुता हमेशा से है। हाँ। तो आपका ऐसा कौन सा पुरुष प्रभुता वाला राज्य है जहाँ पर महिलाएं लीडर बनती हैं? देखिए क्या ऐसा कौन सा पुरुष प्रभुता वाला आपका 17वीं शताब्दी में जब पुरुषों की प्रभुता थी तो कौन सी महिला कैसी बनती थी रानी? देखिए, जब हम बहुत पुराने समय की बात और वहां से अगर आगे लेके आने की भी बात करेंगे तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो अब उत्थान करने की बात करें ना, उत्थान में भी क्या है कि अपने पावर स्ट्रक्चर को क्रिएटिव, मतलब नए आइडियाज आ रहे हैं, नए आइडियाज के द्वारा वो सोच रहे हैं कि हम अपने स्ट्रक्चर को कैसे, स्टेटस को बना के रखें, तो कैसे बना के रखें जी। स्लेव सिस्टम के अंतर्गत क्या एक व्यक्ति को ये आजादी है, स्वतंत्रता थी कि वो कोई भी निर्णय छोटा सा भी ले सके? देखिए, सोसाइटी में सुनिए महोदय, स्लेव सिस्टम में थी नहीं थी जी, नहीं थी। स्लेव सिस्टम में क्या ब्लैक्स यानी जो रंग देखते जो काले लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता था? हाँ होता था। क्या स्लेव सिस्टम में ब्लैक्स का सेक्सुअल एबॉलिशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन? देखिए महोदय, आप सुनिए मेरी बात, हाँ या नहीं, तो सुनिए, आप जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि उनको राइट्स मिले या नहीं मिले, सुनिए ना, तो उसमें उत्तर इस प्रकार से है कि अगर उनको राइट्स दिए भी गए ना तो एक लॉन्ग टर्म में, एक लंबे समय तक अपने स्टेटस को कैसे मेंटेन करके रखा जाए, इसलिए वो राइट्स दिए गए और उनकी प्रभुता बना के रखेंगे। जी धन्यवाद। उपनेता मैं पक्ष का बोलूंगा, पक्ष के तरफ नहीं, क्या कौन सी भूमिका निभाए? उपनेता पक्ष को तो जो एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन है वो एक रचनात्मक विनाश है आपने मानते हैं, ठीक है? तो उसके बाद कैपिटलिस्ट लोग इंडस्ट्रियलिस्ट लोग पावर में है, उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट लोग पावर में। यहाँ पर डिबेट का पॉइंट ऑफ कंटेंशन यही है कि कैसे पावर जो पहले सोसाइटी के लिमिटेड लोगों तक सीमित थी वो अब रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अब उसका विकेंद्रीकरण हो रहा है। यानी कि जब फ्री मार्केट आता है तो जो लोग पहले फ्यूडल लॉर्ड्स के अंतर्गत काम कर रहे थे, जिनको बेगारी में काम करवाया जाता, जबरदस्ती काम करवाया जाता, अब उनके पास पैसे आ रहे हैं, अधिक स्वायत्तता आ रही है, फ्रीडम ऑफ चॉइस आ रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग अभिजात आते हैं क्या? इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मैं वही कह रहा हूँ। अगर मैं करंट स्टेटस को मैं बात करूं तो उन्हीं कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में कैसे पिटी बुर्जुआजी बनते हैं, कैसे जो लोग पहले सर्वहारा वर्ग में थे वो लोग कमाकर अपनी खुद की उद्योग स्थापित करते हैं, अपनी इंडस्ट्री स्थापित करते हैं। कैपिटलिस्ट लोग आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले फ्यूडल लोग थे, वो अभिजात लोग थे, उसका कैपिटलिस्ट बन गए। नहीं, वही बात है ना कि अभी पावर सिर्फ अभिजात कैपिटलिस्ट के हाथ में नहीं है, अभी पावर उन लोगों के हाथ में भी है जिनके पास कंपनीज नहीं है, जो कि मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं अटेन करते। मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरी बात तो सुनिए कि अभी जो मोड ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं करते, जो लोग कॉमनर्स हैं, उनके हाथ में भी पावर है, उनके हाथ में पावर है कि वो डिसाइड कर सके भाई कि लीडर कौन बनेगा, उनके हाथ में वो बनने की कोई नहीं है। क्या इसका इस्तेमाल तो मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यदि रचनात्मकता विनाश का इस्तेमाल किया जाता उनके पावर को बनाए रखने के लिए तो पावर कम नहीं होती, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस पावर इंक्रीज होती। अगर पावर कम हुई है यानी उनके हाथ से चीजें पावर कॉमनर्स के हाथ में, इसका मतलब पावर कम हुई है। स्टूडेंट लोगों को पावर का इस्तेमाल किया गया, क्या स्टूडेंट जो लोग थे उनको रचनात्मक विनाश के दौरान पावर से इस्तेमाल किया गया, उनकी पावर ऑब्वियसली पावर कम नहीं। यहाँ पर उनकी
पावर आइडिया तो कौन है? हाँ? उनकी पावर आइडिया कौन है? अलग अलग लोग आए, डिफरेंट फेसेस आए, समाज के अलग अलग लोगों को प्रेजेंट हुआ सत्ता में। ठीक है, उनकी पावर आइडिया तो सीधी बात है, कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। अरे नहीं भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप जब हायरार्की में जब आप देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ टाइम के साथ कैसे पावर जो सिर्फ फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में हुआ करती थी, अब वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक सेकंड, 10 सेकंड, तो वो पावर कैसे फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ से छीन कर आती है और अब समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों के हाथ में जाती है। फ्यूडल लॉर्ड के समय पावर फ्यूडल लॉर्ड के पास थी। बिल्कुल थी। उसके बाद जब कैपिटलिज्म आ गया, उसके बाद इंपीरियल पावर फिर- उस समय पावर किसके हाथ में थी? मैं बता रहा हूँ Majority of power किसके हाथ में? नहीं, ये देखें कि कैसे पावर किसी के हाथ में रहती है। क्यों? जब हम देखते हैं कि एक सेकंड, जब हम बताते हैं कि जब फ्यूडलिज्म के बाद कैपिटलिज्म आता है, तमाम चीजें आती है, तो डिसेंट करने का मौका मिलता है, लोग मूवमेंट्स करते हैं, जिसका मतलब है कि लोग अपनी सत्ता को, पावर को अंतिम एक सेकंड, 10 सेकंड फिर पूछ लीजिए प्लीज 5 सेकंड पूछ लेना, उसके लिए मना नहीं हुआ। सत्ता को रिक्लेम करते हैं, पावर को रिक्लेम करते हैं अलग अलग लोग। हाँ, तो प्रभुता में पावर की बात की जाती है, तो थोड़ी सी पावर वाला प्रभुता है या मेजॉरिटी ऑफ पावर वाला? यही प्रश्न अंतिम प्रश्न उत्तर इस प्रकार से देना चाहूंगा। विषय का भार यही है कि यदि प्रभुता बनाए रखते तो प्रभुता ये जो पावर है वो या तो सिमिलर होती, सेम रहती जैसे पहले थी, या पावर बढ़ती। जस्ट पॉइंट इन टाइम पर हम सदन में ये स्थापित करते हैं कि पावर कम हुई है, इसका मतलब है कि पावर बनाई नहीं रख पा रही, इसलिए पावर कम होगी, क्योंकि अलग अलग लोगों में जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, विकेंद्रित हो गई सत्ता, अलग अलग लोगों के हाथ में आ गई, इसका मतलब है कि पावर वैसी नहीं बन रही है, पावर का स्ट्रक्चर टूट गया, इसका मतलब है कि हमारे पॉइंट समझ स्थापित कर नेता उपस्थित महोदय, मुझे बताइए कि क्या जो फ्यूडल सिस्टम्स हुआ करते थे उसमें समाज के सर्वहारा वर्ग के पास ये आजादी थी कि वो कोई भी नैरेटिव चला सके समाज में, कोई भी नैरेटिव चला सके सर्वहारा के पास। हाँ, कि मतलब वो जाकर बोल सके, सत्ता को क्रिटिसाइज कर सके, तमाम चीजें कर सके, क्या पावर थी उनके पास? उनमें से कुछ के पास थी, कुछ मतलब जो सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति, और उसी में से लोगों ने आगे जाके उनमें से कुछ ने रिसोर्स एक्यूमुलेशन किया, फिर वो आगे जाके जस्टिस बने। तो मेरा प्रश्न ये है, आप कह रहे हैं कि सर्वहारा वर्ग के पास यदि प्रभुता थी, कुछ के प्रभुता नहीं, प्रभुता की बात नहीं कर रहा मैं, वहाँ पे सवाल उठाने की बात कर रहे हैं। सवाल उठाने प्रभुता को मत जोड़िए, सवाल उठाना अलग है। सवाल अगर आपने एक पावर स्ट्रक्चर के खिलाफ सवाल उठाया तो उसकी प्रभुता खत्म नहीं हुई है। अगर पावर स्ट्रक्चर चेंज भी हो रहा है, दूसरा अलर्ट आया तो प्रभुता वहाँ पे खत्म क्या नहीं हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आवाज उठाई तो प्रभुता समाप्त हुई? किसकी? लुई 16 की। अच्छा, यही तो बात है। अब सुनिए, वहाँ पे क्या हुआ, लुई 16 की अगर प्रभुता खत्म हुई तो आपने किसको बिठा दिया? रॉबिलियन नहीं, आप मुझे मेरा प्रश्न ये नहीं है। ठीक है, वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट आए, जो भी आए, आप मुझे ये बताइए ना कि लुई 16 के हटने के बाद वहाँ पे अलाइड कैसे नहीं आया? अगर आप मुझे मेरा प्रश्न ये है, आप मुझे बताइए कि जब इवोल्यूशन के पीरियड में रहते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट आया तो वहाँ पे फुल स्टॉप कर दिया। उसके बाद जब डेमोक्रेटिक कंट्री, जब वो नेशन बनाया, तमाम चीजें हुई धीरे, तो आप मुझे बताइए कि पहले के टाइम में जहां पर लुई 16 का अकेले राज था, जिस पॉइंट इन टाइम पे डिसेंट का मौका नहीं था, जब लोगों के पास पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, अब हम देखते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप में तो मार्जिनली पावर बढ़ी है। सुनिए, आप लोकतंत्र के आइडिया को इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि सबके पास पावर है। लोकतंत्र के आइडिया में सबसे पहली बात है, जो पावर के अंदर है वो है जो उन लोगों के आइडिया को मैनिपुलेट कर रहा है। हर आदमी अपने हिसाब से नहीं चाह रहा कि भाई मैं आपको एक नैरेटिव दिखा के बीजेपी का बना सकता हूँ, कांग्रेस का बना सकता हूँ। जिसके हाथ में नैरेटिव है उसके हाथ में पावर है, नैरेटिव उसके हाथ में जो अभिजात वर्ग में जो पार्टी में। मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं लोगों के आइडिया को मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोग चुन रहे हैं, पहले लोगों के पास चुनाव की सत्ता थी या नहीं थी? यहाँ पे डिबेट ये है ही नहीं कि चुनाव की सत्ता थी या नहीं थी। यहाँ पे बात है कि चुनाव की सत्ता भी क्यों दी जाती है, ताकि हम पावर में आए। सुनिए, एक मिनट। अब जैसे कि एक मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, एक मुनार्क है, उस राज्य में लोगों के पास चुनने की शक्ति नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे एक अभिजात वर्ग आएगा जो लोगों को चुनने की शक्ति दिलवाएगा क्रिटिसिज्म के द्वारा। क्यों? ताकि लोग उसका इस्तेमाल करके उस अभिजात वर्ग को सत्ता मिला है। तो इससे एक हटनी और दूसरी अलाइट तो आई गया ना, ये अलाइट कहाँ से नहीं आ रहा, ये डिबेट है। मैं प्रश्न से रिपीट करता हूँ, आप कह रहे हैं कि मोनार्की में लोगों के पास मतलब सत्ता नहीं है, तमाम चीजें, यदि यहाँ पर लोग खुद चूज कर रहे हैं कि मुझे कौन मेरे ऊपर पावर एक्सरसाइज करेगा, तो ये चॉइस की पावर लोगों के पास है कि नहीं? अरे तो यही तो उनका जो विल है वही तो पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड है कि भाई ये अभिजात वर्ग के लोग हैं, ये हमारे लिए लेके आए तो हम इनको चुनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग लोग की या अगर एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर लोग की अगर समाज की प्रत्येक व्यक्ति की मैन्युफैक्चर्ड है, तो कोई भी पार्टी जब मल्टी पार्टी सिस्टम में वर्क करती है तो क्यों एक अपोजिशन क्रिएट होता है, या फिर क्यों डिफरेंट पार्टीज? तो यहाँ पे मेन बात है कि केवल एक अभिजात वर्ग मैन्युफैक्चर्ड नहीं बना रहा है, हर अभिजात वर्ग यहाँ पे अब जैसे कि एक अभिजात वर्ग में बीजेपी भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है, उसके लीडर्स है, तो लोग उसके हिसाब से अपने जिसका नैरेटिव है, दो तरह के नैरेटिव है, लोग दोनों मान सकते हैं। एक को ज्यादा मानेंगे, उसको मानेंगे, लेकिन दोनों तो नैरेटिव अभिजात वर्ग की है यहाँ पे। आप कह रहे हैं
कि अभिजात्य वर्ग पहले एक था, अब अभिजात्य वर्ग बहुत सारे तो मैंने मेरे प्रश्न में सुन लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि आप कह रहे हैं कि पहले अभिजात्य वर्ग एक था, अब बहुत सारे अभिजात्य वर्ग हैं। यदि कोई सर्वहारा इलेक्शन लड़ रहा है और वोट मैटर वो भी अभिजात्य बन जा रहा है, तो मुझे बताइए कि कैसे, यदि किसी के पास ये आ रहा है कि भाई वो खड़े होकर इलेक्शन लड़ सकता है या जो सर्वहारा वर्ग है, तो ये पावर का आना हुआ या नहीं हुआ? समाज में यदि प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति, मुझे वो प्रश्न पूछ रहा है। अपनी पहली स्पीच से क्लियर करके चल रहा हूँ कि दो तरह के अभिजात्य वर्ग हैं, एक जो स्टेटस को लेके चलता है ताकि पावर स्ट्रक्चर चेंज ना हो, मैं पावर में रहूं, और दूसरा जो इसका इस्तेमाल कर रहा है, जो है हमारा रचनात्मक विनाश इसका इस्तेमाल कर रहा है पावर स्ट्रक्चर में आने के लिए। और यहाँ पे ये इनका उत्तर यहाँ पे हुआ। दूसरी चीज कह रहे हैं कि गरीब आदमी, आप जानते हैं कि यहाँ पे आप बात कर रहे हैं आपको कुछ चेंज करना है, तो उन्होंने खुद कहा कि संसाधनों का कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो कोई भी गरीब आदमी ऐसे नहीं कि जाकर चुनाव करके जीत रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी भी इलेक्शन में अपने कैंपेनिंग कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल कर ही रहा है। धन्यवाद। क्या एजुकेटर्स की